हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ आई स्टडी पॉइंट। ठीक है, अब देखिएगा हम जो अपने पास है दूसरा पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं इसरो का। कि पहला पेपर का जो है 2015 का हमने देखा था। अब ये देखिएगा जो एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था ये अपने पास 2019 में कंडक्ट हुआ है 24 तारीख को। ठीक है, वो भी मार्च के महीने में। तो यहाँ टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ कितने क्वेश्चन है। ठीक है, 60 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें जो प्रश्न संख्या थी अपने पास पेजों की वो 20 है। क्लियर चीज। तो देखिए क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास प्रतिरोध का पारस्परिक है। ठीक है, क्लियर चीज। थोड़ा सा आप लैंग्वेज पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ हिंदी की जो लैंग्वेज है वो आपको थोड़ा सा टफ लगती है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है प्रतिरोध का पारस्परिक है। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसका जो उल्टा है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जी। जी का मतलब होता है अपने पास कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसे? कंडक्टेंस। ठीक है, ये लिख दिया मैंने कंडक्टेंस। ठीक है, और कंडक्टेंस जो है इसको हिंदी में बोला जाता है चालकत्व। चालकत्व या फिर इसे क्या बोलते हैं? प्रवाहकत्व। क्या बोलते हैं? प्रवाहकत्व, या फिर इसे संवाहकत्व ही कहा जाता है। ठीक है, क्लियर चीज। तो इसकी जो यूनिट है अपने पास वो मोह होती है या फिर होती है अपने पास साइमन। ठीक है, या सीमेंस भी लिख देते हैं इसे। तो यहाँ जो पूछा है अपने पास रेजिस्टेंस का जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा? चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? ए। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपने पास क्या पूछा गया है वो देखते हैं। यहाँ दे रखा है 60 वाट और 25 वाट दो लैंप समान वोल्ट अनुपात में है। 25 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? देखिएगा कि जो वोल्टेज है V और V दोनों का वोल्टेज सेम है। यहाँ अपने पास पावर जो दे रखी है 60 वाट दे रखी है और यहाँ भी अपने पास जो पावर दे रखी है वो 25 वाट दे रखी है। तो इनके रेजिस्टेंस की बात की है तो रेजिस्टेंस होगा R1। ठीक है, वो होगा V²/P1। ठीक है, और यहाँ रेजिस्टेंस होगा R2 V²/P2। अब देखिए रेजिस्टेंस दोनों का वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज पर तो डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? ओनली पावर पर डिपेंड करेगा। क्लियर चीज। ठीक है, अब जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली 25 वाट वाले का रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा। किससे? 60 वाट से। तो ऑप्शन 60 वाट को लेके दिए गए हैं। तो 60 वाट लैंप से कम होगा तो ये गलत हो जाएगा। 60 वाट लैंप के समान होगा ये भी गलत हो जाएगा। 60 वाट लैंप से ज्यादा होगा ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चीज। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत मशीनों में पतली क्लोड का उपयोग किया जाता है, क्या घटाने के लिए किया जाता है? तो देखिए लैमिनेशन का उपयोग अपने पास एडी करंट लॉसेस को घटाने के लिए किया जाता है। क्लियर चीज। एडी करंट लॉसेस जो है उनको डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। आपको मालूम होगा एडी करंट लॉसेस किस तरीके से लिखे जाते हैं? K=Bm² F²T²। क्लियर चीज। ठीक है, तो यहाँ जो अपने पास लैमिनेशन यूज किया जाता है वो कैसा? थिन लैमिनेशन यूज किया जाता है। कि प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम में आपको मैंने कराया हुआ था, पिछले पेपर में सॉल्यूशन देखे तो आप। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्लियर चीज। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि 12 वोल्ट 3 एम्पियर होवर विनिर्देश वाली बैटरी में 10 घंटे तक लगभग निकाले जाने वाली धारा क्या होगी? ठीक है, क्लियर चीज। तो देखिए यहाँ अपने पास रेटिंग AH रेटिंग दे रखी है वो 3 दे रखी है। अगर आपको अपने पास हॉवर्स निकालने हैं तो वो अपने पास जो रेटिंग को डिवाइड करते हैं एम्पियर से। और यदि अगर अपने पास एम्पियर निकालना हो तो रेटिंग को डिवाइड किया जाता है अपने पास किससे? हॉवर्स से। तो रेटिंग अपने पास दे रखी है 3, हॉवर्स दे रखे हैं 10, तो ये कितना जाएगा? 0.3 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.3 एम्पियर। बी आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर तक हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपने पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मोस्ट जो अपने पास जो ये इसरो का पेपर है इसमें ये कम्यूटेटर वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो दिक् परिवर्तक का कार्य क्या होता है? तो देखिए जनरेटर में अपने पास ये फंक्शन सर्व करता है एज ए रेक्टिफायर। ठीक है,
और रेक्टिफायर भी होगा तो अपने पास कौन सा होगा, फुल वेव होगा। कौन सा होगा, फुल वेव रेक्टिफायर होगा। क्लियर है चीज, ठीक है। और ये क्या कन्वर्ट करेगा, एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा। और आपको पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा किस नेचर में होता है, एसी नेचर में होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। तो राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर चीज। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है, डीसी परिपथ में शक्ति गुणक होता है। तो देखिएगा जो डीसी सर्किट है अपने पास, ठीक है, डीसी जो सर्किट है उसमें अपने पास के ओनली एलिमेंट जो कंसिडर किया जाता है वो रेजिस्टेंस का एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। और इसमें अपने पास क्या होता है कि जो वोल्टेज है, और वोल्टेज जो है अपने पास, ये मेरे पास हो गया वोल्टेज, वोल्टेज और करंट जो है दोनों ही क्या होता है, सेम फेज में होता है। दोनों ही क्या होता है, सेम फेज में होता है, जिसके कारण अपने पास क्या है कि दोनों के बीच में अगर हम देखें फेज डिफरेंस देखें, तो फेज डिफरेंस देखिए यहीं पर अपने पास वोल्टेज होगा, यहीं पर करंट होगा। फेज डिफरेंस हो जाएगा अपने पास फाई इक्वल्स टू 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ठीक है, तो डीसी के लिए जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। क्लियर चीज। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो उसकी तरफ चलते हैं। अपने पास 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वैद्युत आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वैद्युत आग को अपने पास बुझाने के लिए अपने पास यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। ये देखो CO2 जो अग्निशामक यंत्र है ये अपने पास ABC टाइप, तीनों टाइप की आग बुझाता है। और जो सोडा एस जो नॉर्मली अपन यूज करते हैं वो A टाइप के लिए यूज कर लेते हैं, और जो अपने पास फोम टाइप है वो क्लास B के लिए यूज कर लेते हैं, और जो पानी वाला है वो भी किसके लिए यूज करते हैं, क्लास A के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ जो राइट आंसर था अपने पास क्या है, बी है। क्लियर चीज, ठीक है। 8 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए अपने पास ये क्या कहता है कि परिणामित्व की दक्षता, शक्ति या दक्षता अधिकतम कब होती है। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि भाई अपने पास जो है ट्रांसफॉर्मर है, इसमें अपने पास जो दक्षता अधिकतम तब होती है जब अपने पास कॉपर लॉसेज यानी कि कॉपर हानियां जो हैं, कॉपर हानियां और क्या है कि अपने पास लो हानियां दोनों बराबर होती हैं। लो हानियां जब इक्वल हो जाती है तब अपने पास ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास जब ऐसा भारित हो कि तांबे हानि और लो हानि क्या हो, समान हो। तो 8वां जो अपने पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 8 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, जब प्रत्यावर्तक की गति बढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ पूछा गया प्रत्यावर्तक की जो गति बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखिए जो फ्रीक्वेंसी है NS इक्वल्स टू वो होता है 120F/P। अगर अपने पास गति बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ती है। ठीक है, 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर है अपने पास 10 में, ये कह रहा है कि विच अमंग द, ये निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रकाश संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि जो अपने पास इलेक्ट्रिक शॉक है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो देखिए मॉड्यूलेटेड केस सर्किट है, ये अपने पास शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। MCB सेम अपने पास CC से प्रोटेक्शन देता है। और जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ये करंट जीरो मेथड होता है। ठीक है, करंट जीरो मेथड होता है या फिर लो रेजिस्टेंस मेथड बोलते हैं, इसे आर्क इंटरप्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है अपने पास, लेकिन जो इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है वो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं वहाँ पर। ठीक है, ELSB। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर में मोटरों को प्रवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध का जोड़ा जाता है। देखो प्रवर्तित का मतलब होता है स्टार्ट करने के लिए। देखिए स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जिसे आप सर्पी वाले मोटर कहते हो, इसमें क्या होता है कि वाउंड रोटर का यूज किया जाता है। एक तो वाउंड रोटर का यूज किया जाता है, और स्लिप रिंग की जो संख्या है अपने पास, यानी जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग की अगर मैं बात करूं संख्या, नंबर ऑफ स्लिप रिंग, वो डिपेंड करता है कि आपने बाइंडिंग कौन सी है। अगर डेल्टा यूज करते हो तो 3 स्लिप रिंग रिक्वायर्ड होगी, और स्टार यूज किए तो अपने पास 4 स्लिप रिंग यूज होगी। ठीक है, क्लियर चीज। तो इसको स्टार्ट करने के लिए अपने पास यूज करते हैं एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल बाह्य प्रतिरोध का यूज किया जाता है। किसका, बाह्य प्रतिरोध का यूज किया जाता है। क्लियर चीज। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास वो आ जाएगा इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, क्लियर। 12 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं कि 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रेरण मोटर का रोटर हमेशा
चलता है, ठीक है। अब देखिए हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, इसलिए एग्जामिनर खुद ही लिखता है कि अगर अपने पास त्रुटि हो हिंदी में तो इंग्लिश वर्जन को सही माना जाए। रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर रन ऑलवेज, ठीक है। अगर रोटर स्पीड देखें अपने पास इंडक्शन मोटर में तो होती है 1 माइनस इंटू NS, ठीक है। तो NS जो होती है अपने पास सिंक्रोनस स्पीड होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, तुल्यकालिक गति, तुल्यकालिक गति, ठीक है। तो इस गति से अपने पास ये गति क्या होगी, हमेशा कम होगी। कहने का मतलब है अगर देखिए मैं अपने पास क्या है कि सिंक्रोनस स्पीड NS है, NS मेरे पास कितनी है 1500 RPM है, ठीक है, और स्लिप में लेके चलता हूँ 4%, तो NR जो होगा वो क्या हो जाएगा 1440 हो जाएगा, 1440 RPM हो जाएगा, ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ जो 1440 RPM ये रोटर गति होगा, और यदि स्लिप स्पीड की बात करूँ तो ये कितनी हो जाएगी 60 RPM हो जाएगी, क्या हो जाएगी 60 RPM हो जाएगा। स्लिप स्पीड जो होगी मेरे पास वो 60 RPM होगी, रोटर स्पीड मेरे पास 1440, और जो सिंक्रोनस स्पीड है तो ये डेफिनेटली रोटर स्पीड जो होगी वो हमेशा क्या होगी तुल्यकालिक स्पीड से कम होगी, तो लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, तुल्यकालिक गति से कम, तो सी जो होगा आपके पास वो राइट आंसर होगा। और देखिए तुल्यकालिक जो अपने पास इंडक्शन मोटर है कभी भी अपने पास इसकी रोटर स्पीड अपने पास NS दोनों बराबर नहीं हो सकते। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो रिलेटिव मोशन जो है, संबंध गति जो होगी अपने पास रिलेटिव मोशन है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और मोटर चलेगी नहीं, ठीक है, क्लियर चीज। तो अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए त्रिकला प्रेरण मोटर में तारा और डेल्टा प्रवर्तक यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात की गई है यहाँ पर। तो देखिए कि जब इसे अपने पास क्या है कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो यहाँ अपने पास स्टार्टिंग में मोटर को चलाया जाता है, यानी स्टार्टिंग में जो मोटर चलती है तो वो चलती है स्टार में, और जो अपने पास रनिंग कंडीशन होती है उसमें मोटर चलती है डेल्टा में। तो स्टार में अपने पास जो अगर लाइन वोल्टेज है वो अपने पास किसके बराबर होता है, √3 VP के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ जो डेल्टा में करंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ IL बराबर क्या होता है, √3 IP होता है, और यहाँ VL बराबर क्या होता है, VP, क्लियर चीज। यहाँ से अगर मैं फेज वोल्टेज निकालूं तो फेज वोल्टेज हो जाता है VL/√3, और जो इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है वो अपने पास वोल्टेज के प्रोपोर्शनल टू हो जाता है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँ तो ये अपने पास 1/3 पोर्शन से रिड्यूस हो जाता है, और जो करंट है अपने पास वो भी 1/3 पोर्शन से अपने पास रिड्यूस होता है, ठीक है। तो करंट और जो अपने पास है टॉर्क दोनों ही क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो राइट आंसर होगा अपने पास रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट एंड स्टार्टिंग टॉर्क, दोनों ही अपने पास क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो राइट आंसर अपने पास क्या होगा, ए होगा। 14 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तुल्यकालिक मोटर को अपकेंद्र और अभिग्राही श्रेणी के लिए लाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन अपने पास क्या है कि बार बार आ चुका है कि जो सिंक्रोनस मोटर है अपने पास वो किस लिए यूज हो जाती है। सिंक्रोनस मोटर जो है अपने पास एक ऐसी मोटर होती है, ये सभी पावर फैक्टर पर वर्क कर सकती है। देखिए लैगिंग पर भी कर सकती है, ठीक है, लीडिंग पर भी कर सकती है, और अपने पास यूनिटी पावर फैक्टर पर भी वर्क कर सकती है। अब ये लीडिंग पर कर सकती है किसमें, ओवर एक्साइटेशन मोड में, ओवर एक्साइटेशन मोड में कर सकते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, अति उत्तेजन अवस्था बोलते हो, अति उत्तेजन अवस्था, ठीक है। और उस समय इसका जो यूज किया जाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर में यूज किया जाता है। कह सकते हैं हम इसने कि पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणक सुधार में यूज किया जाता है, इसका शक्ति गुणक सुधार में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा इम्प्रूव द पावर फैक्टर, ठीक है, क्लियर चीज। 15 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि त्रिकला 4 तार वाली सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिणामित संयोजन उत्कृष्ट है, ठीक है। अब देखिए कि जो यहाँ 4 तार का बेस्ट ऑर्डर 3 फेज और 4 वायर के लिए बात कर रहा है, तो 3 फेज यहाँ अपने पास डेल्टा यूज करेंगे और 4 वायर के लिए अपने पास स्टार, ठीक है। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी होती है, 70% होती है, और किस लोड पर होती है, हाफ लोड पर होती है बेटा, किस पर, हाफ लोड पर होती है। ये भी अन्य क्वेश्चन पूछे जाता है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है अपने पास वो क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपने पास बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है,
परिणामित के समांतर प्रचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहली बात तो नहीं को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। नहीं अपने पास जो है वो क्या कह रहा है, नहीं से रिलेटेड जो पॉइंट है उसके बारे में बात करता है। ठीक है कि देखिए परिणामित में समान वोल्टता अनुमत होनी चाहिए। देखिए ये बात सही है अपने पास की जो वोल्टता है अपने पास वोल्टेज रेटिंग क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर अनइक्वल वोल्टेज होगा तो अपने पास कौन सा करंट बहने लगेगा, सर्कुलेटिंग करंट बहने लगेगा और सर्कुलेटिंग करंट के कारण अपने पास क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सर्कुलेटिंग करंट के कारण क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्रांसफार्मर क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल अपने पास सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा है। ठीक है परिणामित में समान रूपांतरण ट्रेंड जो ट्रांसफार्मर रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन तो अपने पास नहीं वाला पूछा है तो ये अपने पास राइट नहीं हो सकता। परिणामित में समान आवृत्ति पर चलाना चाहिए तो ये भी सही है अपने पास। तो ये देखिए केवी रेटिंग समान होना चाहिए, ये अपने पास गलत है क्योंकि केवी रेटिंग जो है अपने पास जो केवी है ये अपने पास लोड किसके अकॉर्डिंग बांट लेते हैं, परसेंटेज या लीकेज रिएक्टेंस के अकॉर्डिंग बांट लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग, लीकेज रिएक्टेंस के अकॉर्डिंग बांट लेते हैं। तो यहाँ केवी रेटिंग अपने पास अगर समान भी नहीं होगी तो काम चल जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा इसका डी होगा। क्लियर चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कहता है अपने पास उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने के लिए। ठीक है देखिए एकल कला मोटर की एक विशेषता होती है। ठीक है तो देखिए एकल कला जो मोटर होती है अपने पास क्या होती है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती यानी कि स्वचालित नहीं होती, स्वचालित नहीं होती है। ठीक है यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। कैसे नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। और इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम कौन सी विधि यूज करते हैं, फेज स्प्लिट यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं, फेज स्प्लिट यूज करते हैं, या फिर परमानेंट कैपेसिटर यूज कर लेते हैं, या फिर शेडेड रिंग यूज कर लेते हैं। ठीक है क्लियर चीज। तो ये विधियां हैं कुछ और इस तरीके से, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन विधि भी यूज कर लेते हैं। तो उसके आधार पर ये मोटर भी बन जाती हैं। बाकी दो मेथड जो होते हैं अपने पास, एक होता है फेरोसिस का सिद्धांत। कौन सा होता है, फेरोसिस का सिद्धांत, फेरोसिस का सिद्धांत। ठीक है वो इसकी व्याख्या करता है। एक होता है अपने पास, ठीक है इसी फेरोसिस के सिद्धांत को डबल रिवॉल्विंग थ्योरी बोला जाता है। ठीक है और एक होता है क्रॉस फील्ड थ्योरी। कौन सा, क्रॉस फील्ड थ्योरी। ठीक है तो ये अपने पास सिंगल फेज मोटर के जो स्टार्टिंग के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। अब ये देखिएगा सही तरीके से जो व्याख्या करता है वो करता है क्रॉस फील्ड वाला। ठीक है क्लियर चीज। तो यहाँ जो क्वेश्चन था वहां तो इसमें कुछ जान ही नहीं थी क्वेश्चन में कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो यहाँ जो राइट आंसर है अपने पास वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है अब देखिए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वहां देखिएगा इसमें लिखा हुआ है एकल कला प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसकी जो डायरेक्शन है यानी कि जो अपने पास मान लीजिए वो इस तरीके से घूम रही है तो उसको जस्ट अपोजिट करना है। ठीक है क्लियर। तो यहाँ देखिएगा कि जो डायरेक्शन है वो अपने पास क्या है कि दोनों में से किसी भी वाइंडिंग के कनेक्शन आप चेंज करते हैं। ठीक है नॉर्मली अपन किसके चेंज करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के। अब देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है इसका जो रेजिस्टेंस है वो अपने पास ज्यादा होता है, इंडक्टेंस जो है वो क्या होता है, कम होता है। और जो रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग में क्या होता है अपने पास, रेजिस्टेंस कम होता है, इंडक्टेंस ज्यादा होता है। अब इंडक्टेंस जो अपने पास क्या कम है तो धारा परिवर्तन का विरोध कम करेगा, इसलिए जो कनेक्शन चेंज करने चाहिए किसके, स्टार्टिंग वाइंडिंग के चेंज करने चाहिए। ठीक है इसलिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के ही कनेक्शन चेंज करते हैं। तो देखिएगा रिवर्स इन द कनेक्शन ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो जो बी होगा अपने पास वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपने देखा भी होगा सीलिंग फैन में जब हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर वाले जो कनेक्शन चेंज करते हैं तो डायरेक्शन पंखे की चेंज हो जाती है। तो वो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है डेफिनेटली, तो वहाँ आसान होता है, तो वो अपने पास पहले ही डिफाइन कर देता है कि आप प्रैक्टिकली भी उस चीज को यूज कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर चीज। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है ये पहले भी शायद मैंने सोल्व कराया आपको। यहाँ देखिए प्राथमिक में वर्तन यानी प्राथमिक में जो नंबर ऑफ टर्न्स N1 जो दे रखे हैं वो आपको दे रखा है 1000। ठीक है बेटा कितने दे रखा है 1000। और जो वोल्टेज V1 दे रखा है वो अपने पास दे रखा है 250 वोल्ट। क्लियर चीज। और जो अपने पास सेकंड वोल्टेज है V2 वो दे रखा है 400 वोल्ट। ठीक है क्लियर चीज। जैसे मैं इसको यहाँ से काटूं तो अपने पास क्या हो गया 4 आ गया। ठीक है
क्लियर चीज। तो इसको 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने रिक्वायर्ड होंगे अपने पास, क्योंकि एक यहाँ अपने पास 1 वोल्ट पे 4 टर्न रिक्वायर्ड है, तो 400 वोल्ट पे कितने टर्न रिक्वायर्ड होंगे 1600। डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी आपके पास जो फॉर्मूला है E2/E1 इक्वल्स टू N2/N1, इसमें पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 1600 आपका राइट आंसर होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि यहाँ जो बोला गया है वो देखिएगा आप। ठीक है, पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 कुंडली उच्चय परिणामित में प्राथमिक और द्वितीयक ईएमएफ हमेशा होता है। तो देखिए मैं इसका फेजर डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, और देखिए जब अच्छे क्वेश्चन होता है ना तो उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, तो देखिए मैं फेजर बना देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। और आपने एक मूवी भी देखी होगी अपने पास की, ठीक है, गदर मूवी, जिसमें अपने पास वो तारा जो होता है, तारा को वीज़ा नहीं मिल रहा होता है, तो वो कहता है कि भाई अपने पास तारा पाकिस्तान, जो तो तारा अपने पास एक डायलॉग बोलता है उस मूवी में, याद होता है आपको कि अगर अपने पास तारा को वीज़ा नहीं मिलेगा तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके का डायलॉग होता है। ठीक है, तो यहाँ भी अपने पास कभी कभी क्वेश्चन जो होता है ना अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन से अगर आप अपने पास अच्छे क्वेश्चन को छोड़ भी देते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं रोकता। ठीक है, वो अपने पास सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन की रिस्पेक्ट भी करनी होती है, अगर नहीं आता तो आप छोड़ स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ लोग गधे लोग जो होते हैं नेगेटिव मार्किंग में उसको करके आते हैं, जबरदस्ती फिर उनकी लग जाती है लंका। ठीक है, तो इसलिए अपने पास भाई तारा तो पाकिस्तान जाके रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बात करता हूँ मैं अपने पास किसकी, कि यहाँ फेजर डिफरेंस की बात हो रही थी, तो यहाँ फेजर डिफरेंस की बात कर लेते हैं। कि देखिए यहाँ अपने पास जो है ये होता है फ्लक्स। ठीक है, ये होता है सप्लाई वोल्टेज। तो फ्लक्स जो है वो अपने पास 90 डिग्री पीछे चलता है, इंड्यूस ईएमएफ जो है अपने पास इससे पीछे चलता है। तो ये दोनों अपने पास क्या होता है, सेम फेज में होते हैं, E1 और E2। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा अपने पास इक्वल, ठीक है, इन ए फेज विद ईच अदर, तो राइट आंसर जो होगा सी। ठीक है, क्लियर चीज। तो याद रखना अपने पास अगर सप्लाई वोल्टेज और इंड्यूस ईएमएफ के बीच में एंगल पूछे तो वो 180 डिग्री होता है। क्लियर चीज। और यदि E1 E2 के बीच में एंगल पूछे तो वो 0 डिग्री होता है। और यदि अपने पास पूछे सप्लाई वोल्टेज से अपने पास कितना डिग्री पीछे होता है फ्लक्स, वो 90 डिग्री होता है। और फ्लक्स से अपने पास इंड्यूस ईएमएफ जो पीछे रहता है वो अपने पास 90 डिग्री। और यहाँ पर 2 करंट और दर्शाए जाते हैं अगर आपको याद है तो। ठीक है, यहाँ अपने पास जो देखिए करंट जो होता है, यहाँ अपने पास एक करंट होता है सी, ठीक है, एक होता है IM। ठीक है, तो यहाँ अपने पास इन दोनों का जो करंट मिल के आता है वो नो लोड करंट आता है I0 जिसको आप बोलते हो, और जो 5 से अपने पास 7% होता है। ठीक है, क्लियर से उसकी हमें बात नहीं करनी अभी जब क्वेश्चन ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर रोटर का घूर्णी स्टेटर चुंबकीय अवयव, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं, पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर मोटर घूर्णी स्टेटर चुंबकीय अभिमुख की दिशा में चलता है। ठीक है, तो देखिएगा ये आपको पता है कि जो अपने पास लेंज का जो नियम है वो क्या करता है कि प्रत्येक कारक अपनी उत्पत्ति का विरोध करता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए मान लो मेरे पास ये मोटर है, इसमें अपने पास ये सिंक्रोनस स्पीड, यहाँ अपने पास जो सिंक्रोनस स्पीड से जो अपने पास चल रहा है वो जो स्पीड मान लो 1500 आरपीएम से अपने पास रोटर स्टेटर की जो फील्ड है वो रोटेट कर रही है। अब यार रोटर की जो फील्ड है वो अपने पास मान लीजिए 60 आरपीएम से अपने पास रोटेट कर रही है इधर से। ठीक है, दोनों की फील्ड सेम ही डायरेक्शन में। तो रोटर अपने पास क्या रिलेटिव मोशन 0 होने के लिए अपने पास क्या इधर से रोटर को 1440 आरपीएम से घूमना पड़ेगा, तभी 0 हो पाएगी। तो इसी लेंस के कारण अपने पास उसकी उत्पत्ति का विरोध करने के कारण उसी डायरेक्शन में घूम जाता है। क्लियर चीज। तो यहाँ अपने पास रीजन जो आएगा वो आएगा लेंस का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। स्थायी विभक्त एकल कला संधारित्र मोटर में नहीं होता। ए परमानेंट स्प्लिट सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर डज नॉट हैव। ठीक है, तो देखिएगा जो परमानेंट कैपेसिटर है वो अपने पास उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता बेटा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है अपने पास, वो देखेगा कि जो अपने पास क्या है कि मोटर अपने पास मूल गति का 75 से 80% जो अपना अटेंड करती है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को रन कर देता है, वो हटा देता है। ठीक है, केवल रनिंग वाइंडिंग चलती रहती है। लेकिन परमानेंट कैपेसिटर वाली मूवमेंट जो अपने पास वहाँ CFG होता ही नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता ही नहीं है।
तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। क्लियर चीज। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है 23 नंबर वाला भी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की जो द्वितीयक वोल्टता है की आवृत्ति, ठीक है, देखिए यहाँ देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो अपने पास फ्रीक्वेंसी को चेंज ही नहीं करता, फ्रीक्वेंसी को चेंज ही नहीं करता। तो यहाँ पूछा था फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, तो सेम होगी जस्ट प्राइमरी की जो अपने पास वो होगी, तो यहाँ क्या होगा, इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज, तो बी अपने पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जिस मोटर में रोटर और स्टेटर एक साथ घूर्णन करते हैं, तो यहाँ देखिएगा जो अपने पास एक ही साथ घूर्णन कर सकते हैं वो अपने पास तुल्यकालिक मोटर होती है, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, क्लियर चीज। नंबर अपने पास नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर को उत्क्रम दिशा को घूर्णन का कारण क्या है। ये कह रहा है कि देखिए यहाँ अटकाने वाली बात है कि ये कह रहा है कि भाई अपने पास जो 3 कला मीटर है, 3 कला मोटर है, उसकी गति की डायरेक्शन है, यानी कि जब मोटर इधर घूम रही है तो उसको उल्टा करना है। तो क्या कारण हो सकता है उसका, कि देखिए वोल्टता प्रदाय नहीं है, तो अगर सप्लाई वोल्टेज ही नहीं होगा अपने पास तो मोटर धीमी चलती है, अगर कम होता है ज्यादा होता है तो तेज चलती है। तो यहाँ अपने पास उल्टी दिशा का तो कोई रीजन नहीं है, कट जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग मेथड ऑफ द मोटर इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो मोटर का स्टार्ट किया गया वो मेथड का अपने पास करेक्ट नहीं, मोटर फिर वही अपने पास करंट अगर करेक्ट नहीं है तो उसकी डायरेक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा अपने पास स्पीड पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 फ्यूज ऑफ द सप्लाई लाइन इज ब्लो। ठीक है, अगर 1 फ्यूज ब्लो भी होगा तो अपने पास इसे सिंगल फेजिंग कहते हैं, तो 2 फेज के कारण मोटर चलेगी। ठीक है, तो फेज सीक्वेंस ऑफ द लाइन वोल्टेज गॉट रिवर्स, यानी कोई भी आपने क्या कर दिया कि जो फेज सीक्वेंस यानी कि RYB था, आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये हो गया होगा अपने पास ये RBY हो गया हो। ठीक है, हो सकता है अपने पास YRB हो गया हो। तो इनमें से कोई भी फेज सीक्वेंस चेंज हो गया है, जिसके कारण अपने पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है और मोटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगी है। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कहता है। 26 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, देखिए ISI कोड के अनुसार भू संबंध के लिए कौन सा रंग के तार की संशोधित की गई है। ठीक है, अब यहाँ ग्राउंड वायर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ISI कोड जो है अपने पास एनी कोड जो निर्धारित करता है उसका कोडिंग अपने पास देखिए फेज होता है। फेज के लिए हम जो आज यूज करते हैं वो रेड वायर यूज करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं वो ब्लैक, या फिर हम यूज कर सकते हैं ब्लू, और अपने पास जो ग्राउंड के लिए यूज करते हैं भू संपर्क के लिए वो यूज करते हैं ग्रीन। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। क्लियर चीज। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये तो देखिए डायरेक्ट अपने पास क्राइम करने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप गलत करके आते हो तो फिर एग्जाम में पिछड़ते हो। ठीक है, क्लियर चीज। ये तो वीजा लेने वाला है। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट है सामान्यतः सर्विस नहीं किया जाने वाला परिपथ योजक है, द सर्किट ब्रेकर विच जनरली कैन नॉट बी सर्विस। ठीक है, तो यहाँ जो कह रहा है कि अपने पास क्या है कि जो सर्किट ब्रेकर है उसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो उसका अपन रिपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसा सर्किट ब्रेकर कौन सा होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, और इसके जो अपने पास अलग अलग फॉर्म आती है, बी टाइप का आता है, सी टाइप का आता है, के टाइप का आता है, ठीक है, ई टाइप का आता है। तो यहाँ जो के टाइप और सी टाइप है अपने पास, जहाँ मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होता है वहाँ सी टाइप का यूज करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज करते हैं वहाँ के टाइप का यूज करते हैं, रजिस्टिव के लिए बी टाइप का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है अपने पास। जो हीटर है, हीटर के साथ अपने पास किस टाइप के एमसीबी का यूज किया जाता है, बी टाइप के एमसीबी का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 28। ठीक है, चलिए, कि बैटरी और सेल्स के युग्मक संयोजक का कारण क्या है। सेल्स और बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पूछ रहा है कि पैरेलल में बैटरी को क्यों कनेक्ट किया जाता है। देखिए बैटरी में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पूछा गया हो तो सीरीज में अपने पास बैटरी देखिए यूज की जाती है। इस तरीके से बैटरी को अपने पास सीरीज में जोड़ा, यहाँ पर ये प्लस माइनस, ठीक है, फिर ये प्लस माइनस, तो इस तरीके से जोड़ रहे हैं तो वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज होती है। कौन सी रेटिंग इंक्रीज होती है, वोल्टेज रेटिंग। और यदि अपने पास बैटरी को किस में यूज किया जाता है, पैरेलल में यूज किया जाता है तो करंट रेटिंग इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इंक्रीज द करंट कैपेसिटी जो अपने पास है, सी अपने पास जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखिए 28 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 29 क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है सीसा अम्ल सेल पुनर्निवेशीय होता है क्योंकि, ठीक है,
अब देखिए पुनर्निवेशीय का मतलब होता है रिचार्जेबल होता है। तो पहला देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक होता है, ऐसी कोई बात नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड तो हम तो प्राथमिक सेल में भी यूज कर सकते हैं। H2SO4 अपने पास डाइल्यूट H2SO4 यूज करता है ना जब लैक्लांसी सेल की बात करते हैं तो अपने पास, ठीक है। क्लियर चीज, वो गीला होता है भाई अपने पास, गीले तो अपने पास इलेक्ट्रोलाइट तो सभी में गीला होता है। रासायनिक क्रिया अपने पास रिवर्सिबल होती है, तो ये अपने पास राइट आंसर है। अपने पास सी जो है कि रासायनिक क्रिया जो होती है अपने पास, क्योंकि उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, तो इसलिए अपने पास वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। यहाँ दे रखा है द फील्ड सर्किट ऑफ एन अल्टरनेटर इज सप्लाइड विद, ठीक है। जो फील्ड सर्किट अपने पास जो अल्टरनेटर है उसको हम कौन सी सप्लाई देते हैं बेटा, डीसी सप्लाई देते हैं, वो प्योर डीसी देते हैं। और जिसका वोल्टेज अपने पास 120 से 240 कुछ भी हो सकता है, कहीं पर इसे 110 भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास क्या है 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा गया द रिलेशन ऑफ द टॉर्क The relation of the torque developed in an induction motor supply voltage is given the expression, ठीक है। तो देखिए जो टॉर्क है इंडक्शन मोटर का, जो टॉर्क है वो आर्मेचर करंट और फ्लक्स और पावर फैक्टर तीनों के समानुपाती होता है। और जब इन तीनों की वैल्यू रखते हैं तो ये अपने पास जो टॉर्क आता है वो आता है 3/2π/NS बी स्क्वायर, ठीक है, एस बी स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ किसके प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, वोल्टेज के वर्ग के। तो टी के अपने पास क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू टी अपने पास प्रोपोर्शनल टू होगा वी स्क्वायर के। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए फॉर्मल तो आपको अपने पास रिमेंबर होने चाहिए, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अपने पास जो 32 नंबर का क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। सीधी लाइन युगी प्रवर्तक शुरू होने वाली 3 कला प्रेरण मोटर लघु परिपथ सुरक्षा इसके द्वारा दी जाती है। अब देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, इसका उपयोग हम जो यूज कर सकते हैं 5 HP तक यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम ऐसा कहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली हम जो अपने पास जो बुक्स में पढ़ते हैं वो अपने पास 5 HP तक पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर से डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को 5 HP तक की मोटरों के लिए यूज किया जा सकता है। बस थियोरेटिकली आज अपने पास देखेंगे तो 10 HP तक की मोटरें चला देते हैं। अगर आपने अपने विलेज वगैरह में देखा होगा तो गाँव में देखा होगा तो लगभग 10 HP तक चला देते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अपन को तो पढ़ना है भैया, थ्योरेटिकली पढ़ना है। अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपन 5 HP ही करेंगे, क्लियर चीज। अब देखिए ये अपने पास डायरेक्ट चलता है और फिर शुरुआत में इंडक्शन मोटर अपने 5 से 7 गुना करंट लेती है, ठीक है। क्लियर चीज, 5 से 7 गुना करंट लेती है। मान लो कि रेटेड करंट 5 एम्पियर है तो अपने पास 5 गुना हो जाएगा तो 25 एम्पियर करंट लेगी। अब देखिए ऐसी स्थिति में अगर कोई फॉल्ट भी आ जाता है तो उस सिचुएशन में अपने पास जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं वो अपने पास बैकअप फ्यूज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास सी, ठीक है। क्लियर चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है। चलिए ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए वो क्या कहता है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 3 कला 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में अनुमानित गति जो अपने पास वो कितनी है, 715 RPM है। देखिए ये NR है, NR का मतलब अपने पास क्या हो गया, रोटर स्पीड दे रखी है। तो डेफिनेटली अपने पास ये दे रखी है तो जो NS रहा होगा, NS तो इससे ज्यादा ही होता है। NS कितना होगा अपने पास 750 RPM रहा होगा, कितना रहा होगा 750 RPM रहा होगा। और 750 RPM के लिए अगर पोल निकाले हैं तो ये अपने पास जो होगा अपने पास क्या होगा 750, ठीक है। यहाँ अपने पास पोल निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, NS = 120 F/P होगा। क्लियर चीज, पोल निकालने तो अपने पास यहाँ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी अपने पास जो दे रखी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो अपने पास कितनी है, तो यहाँ अपने पास ये स्पीड दे रखी है ना NS। तो पोल तो हमें निकालना है, तो पोल निकालने तो अपने पास क्या होगा 120, फ्रीक्वेंसी अपने पास कितने दे रखी है 50 हर्ट्ज, और ये कितना दे रखा है 750। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर चीज, इसको अगर मैंने काटा तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अपने पास 25 से इसको काटेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 25 को आएगा, ये अपने पास 15 आएगा बेटा, ठीक है 15 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 8 पोल, कितने 8 पोल रिक्वायर्ड होंगे, कितने रिक्वायर्ड होंगे 8 पोल रिक्वायर्ड होंगे। वापस से समझ लीजिए कि भाई अपने पास जो NR है वो अपने पास क्या दे रखा है 715। तो डेफिनेटली सिंक्रोनस स्पीड तो अपने पास इससे ज्यादा रही होगी, इसके आसपास सिंक्रोनस स्पीड कितनी होती है 750। और अब यहाँ देखिए फॉर्मूला अगर मुझे क्या निकालना है, पोल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 120 × F। F अपने पास यहाँ दे दिया मेरे को, यहाँ अपने पास NS आ जाएगा। तो 120 × F कितना दे रखा है अपने पास 50, और ये कितना आ गया 750, ठीक है। क्लियर चीज, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया अपने पास। अगर मैं इसे 5 से काटूँ तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा,
ठीक है, और इसको मैंने काटा तो ये 8 आ जाएगा। तो पोल कितने रिक्वायर्ड होंगे बेटा? 8 रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर? 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? छादित ध्रुव मोटर में छादित कुंडली का उद्देश्य क्या होता है? देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, और उसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? शेडेड पोल भी यूज करते हैं। शेडेड पोल यूज करते हैं। ये अपने पास किसका बना होता है बेटा? कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। और ये मोटर जो अपने पास गति करती है वो अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर रोटेट होती है। कहाँ होती है? अनशेडेड भाग से शेडेड भाग की ओर रोटेट होती है। तो यहाँ अपने पास क्या होता है? शेडेड जो रिंग है, शेडेड रिंग के जो अपने पास जो मेन जो मकसद होता है वो फेज को स्प्लिट कराना होता है। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ अपने पास जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 35 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है? ठीक है, तो पृष्ठ से दूरी, ठीक है, पृष्ठ से दूरी पर रखे प्रकाश स्रोत के कारण पृष्ठ पर दीप्ति में परिवर्तित होती है। अब देखिएगा जो अपने पास क्या है कि इल्यूमिनेशन प्रदीपन से संबंधित अपने पास दो नियम थे। एक तो वर्ग प्रतिलोम नियम, ठीक है, इसमें अपने पास इल्यूमिनेशन जो है अपने पास क्या दूरी के विलोमानुपाती होता है। ठीक है, सेकंड अपने पास क्या है? एक कोज्या नियम होता है। क्या होता है? कोज्या नियम, जिसमें अपने पास इल्यूमिनेशन क्या होता है? कोसाइन के अपने पास कोस ज्या कोण के बराबर के ज्या कोण के समानुपाती होता है। जब इल्यूमिनेशन का जो फॉर्मूला लिखते हैं तो वो हो जाता है ID², यहाँ cos फाई आ जाता है। ठीक है, यहाँ अपने पास प्रोपोर्शनल से और जो तल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 1/d²। ठीक है, क्लियर? 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नियम आपको याद होने चाहिए। अगर अपने पास ये आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है तो वो हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो नॉलेज है वो काफी शार्प होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता होना चाहिए कि अपने पास किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, अगर सब्जी में नमक कम है ना तो आपको नमक ही डालना होगा। ऐसे नहीं है कि अगर आपको नमक कम है तो मिर्ची तो नहीं डालते ना। तो अपने पास क्वेश्चन जो है अपने पास रूल्स जो है बहुत सारे हो जाते हैं। मैं मानता हूँ कि पढ़ते वक्त आपके पास, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस से ये चीजें क्लियर होने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साधारण पोल पर 11 kV पर लगे सिरोपरि चालक को ग्रहण पर कौन से प्रकार के विद्युत रोधी का प्रयोग करना चाहिए? ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज फॉर होल्डिंग 11 kV ओवरहेड लाइन? तो अपने पास मैंने कल ही बताया था 11 kV ओवरहेड लाइन जो है अपने पास उसके लिए पिन टाइप इंसुलेटर यूज करेंगे। ये दोनों टाइप में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। 33 kV में मैन्युफैक्चर किया जाता है और 11 kV में। ठीक है, क्लियर चीज? स्टे इंसुलेटर अपने पास स्टे और रॉड के साथ यूज किया जाता है, कल बताया था आपको। ठीक है, और सेकंड इंसुलेटर अपने पास जो है वो अपने पास 400 वोल्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में यूज किया जाता है और ये डायरेक्ट क्लैंप किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर चीज? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 जो है वो क्या कहता है? चलिए देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 35 ओम और 50 ओम के प्रतिरोध अपने पास श्रेणी परिपथ में 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए हैं। तो कहने का मतलब इसका ये है कि अपने पास अपन को एक सर्किट दे रखा है, इस तरीके से एक सर्किट दे रखा है। मैं सर्किट बना देता हूँ फिर बात करते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ अपने पास एक बैटरी जो दे रखी है वो कितने की दे रखी है बेटा? 5 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। कितने की दे रखी है? 5 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। इस सर्किट को एक बार अपन कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? चलिए इसमें आपके पास एक रेजिस्टेंस तो ये दे रखा है। ये जो रेजिस्टेंस जो दे रखा है ये कितने ओम का बता रहा है? ये अपने पास एक 35 ओम का रेजिस्टेंस बता रहा है आपको। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जो है वो कितने का दे रखा है? 35 ओम का दे रखा है। जो सेकंड रेजिस्टेंस जो है अपने पास वो कितने ओम का दे रखा है? अभी सेकंड रेजिस्टेंस आपको 15 ओम का दे रखा है। ठीक है, सेकंड रेजिस्टेंस भी बना देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर चीज? अब इनकी वैल्यू लिख देते हैं कि भाई कौन सा डाटा आपको गिवन है। तो ये वाला जो अपने पास अंकल जी जो दे रखे हैं ये अपने पास 35 ओम के अंकल जी। ठीक है, और ये 15 ओम वाले हैं। ठीक है, और ये 5 वोल्ट है। अब देखिए यहाँ अपने पास ये प्लस ये माइनस है। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो अपने पास आई होगा। अब दो तरीके हैं, यहाँ जो ड्रॉप होगा वो V1 होगा प्लस माइनस, और यहाँ जो ड्रॉप होगा प्लस माइनस वो V2 होगा।
अब दो तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो आप क्या कर दो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो। वोल्टेज डिवीजन रूल जो है V2 निकालना है आपको, इसमें 15 ओम में पूछ रहा है ना, देखिए 15 ओम में पूछा गया। V2 निकालना है तो टोटल वोल्टेज, और जिसमें निकालना है वो R2 में निकालना है तो वो R2, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो V की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, R2 की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, और दोनों को जब ऐड किया जाता है R1 प्लस R2 तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये अपने पास कट जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 को 15 में भाग दिया तो ये आ जाएगा 1.5 वोल्ट। तो राइट आंसर जो होगा अपने पास C हो जाएगा। क्लियर चीज। अब ये दूसरा तरीका हो सकता है कि बेटा आप I निकालो। I निकालोगे तो I कैसे निकालोगे, 5/50, ठीक है, कितना आ गया बेटा 0.1 एम्पियर। अब यहाँ अगर ड्रॉप निकालोगे V2 क्या हो जाएगा I इंटू R2 हो जाएगा, तो यानी कि 0.1 मल्टीप्लाई इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट। क्लियर चीज। 38 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं कि 38 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है। ठीक है, देखिए 38 नंबर का क्या कहता है क्वेश्चन कि तीन शाखाओं के संधि में अगर संधि में प्रवेश करने वाली धारा 2 एम्पियर और 5 एम्पियर है तो किरचॉफ के धारा नियम अनुसार संधि पर निकलने वाली धारा का मान कितना होगा। अब ये यहाँ कह रहा है कि भाई क्वेश्चन जो है अपने पास, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि दो शाखाएं दे रखी हैं, एक शाखा अपने पास ये दे रखी है, दूसरी शाखा ये दे रखी है, ठीक है, तीसरी शाखा अपने पास ये है। तो ये यहाँ से आपको कहना चाहता है कि भाई यहाँ एक तो करंट यहाँ पे आ रहा है, इसमें एक करंट तो ये आ रहा है, ठीक है, और दूसरा करंट ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जो आउटगोइंग करंट है वो पूछा जा रहा है कि वो कितना होगा। क्लियर चीज। क्वेश्चन आपको सब समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाहता है कि भाई यहाँ 2 एम्पियर करंट है और यहाँ कितना करंट है बेटा 5 एम्पियर। तो यहाँ किरचॉफ के नियम अनुसार आउटगोइंग कितना हो जाएगा 7 एम्पियर, आने वाली धारा किसके बराबर होगी, जाने वाली। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर चीज। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बाकी इतना कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन की रेस्पेक्ट करेंगे कि ठीक है क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न लिखित आकृति में प्रतिरोध R2 में वोल्टता पात क्या होगा। अब देखिए R2 जो है अपने पास वो ये रहा, ठीक है, यहाँ पूछा गया है। अब देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आएंगे, सीरीज में आएंगे, तो 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों मिलकर 100 ओम हो जाएंगे। अब ये सर्किट अपने पास कुछ ऐसा बनेगा, देखिए बेटा इस टाइप से क्वेश्चन, ये अपने पास कितना हो गया 100 ओम हो गया, ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टेंस अपने पास 100 ओम हो गया, और ये वाला जो अपने पास फिर क्या हो गया 100 ओम हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है अपने पास पैरेलल में, और ये दोनों इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल अमाउंट के हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वल रेजिस्टेंस इनका हाफ यानी कि 50 ओम हो जाएगा। तो ये अपने पास सर्किट अब ऐसा बनेगा कि यहाँ तो अपने पास 100 ओम आ जाएगा और ये दोनों अपने पास मिलकर क्या बना देंगे 50 ओम बना देंगे। तो टोटल यहाँ जो वोल्टेज है 150 और ये दोनों सीरीज में है, तो अपने पास 100 और 50 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो करंट अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 150 अपॉन 150 यानी कि 1 एम्पियर करंट आया। तो इस वाली ब्रांच में जो करंट आया वो मेरे पास 1 एम्पियर आया। अब यहाँ जब करंट जाएगा तो देखिए ये भी 100 ओम का था, यहाँ देखिए ये 100 ओम का, ये 100 ओम का आधा करंट बटा लेंगे, यहाँ 0.5 एम्पियर करंट आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 0.5 एम्पियर। यहाँ वोल्टेज निकालना था तो 0.5 इंटू 40 कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ये। क्लियर चीज, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपने पास कौन सा 40। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस से होंगे बेटा, ठीक है। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो कहता है कि ऋणात्मक तापमान गुणांक रेजिस्टर प्रतिरोध मूल्य होगा, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस वैल्यू, अगर मैं टेम्परेचर इंक्लूड करूंगा, ठीक है, तो नेगेटिव में अपने पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज विद डिक्रीज टेम्परेचर, ये तो गलत हो जाएगा, डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, तो बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, जूम कर लेते हैं, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही जूम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, ठीक है। देखिए उच्च विभव, ठीक है, उच्च विभव पर विद्युत रोधक भंग जांचने हेतु उपयोग में लिया जाता है। देखिए अगर आपने हाई पोटेंशियल है, ठीक, हाई पोटेंशियल पर अगर आपको इंसुलेशन टेस्ट करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है मेगर। क्या यूज किया जाता है मेगर, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो पोर्सिलिन की जो टेस्टिंग होती है ना वो भी अपने पास किससे होती है, मेगर से होती है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। बाकी अगर आप अन्य तथ्य याद रखना चाहते हैं मेगर के, तो ये अपने पास कैसा डिवाइस है, मूविंग कॉइल डिवाइस है। कैसा है बेटा, मूविंग कॉइल डिवाइस है।
मूविंग कॉइल डिवाइस है। दूसरा अपने पास इसकी स्पीड 160 आरपीएम होती है, क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका स्केल होता है वो उल्टा होता है, इसमें अपने पास इनफाइनाइट बाईं तरफ होता है, जीरो अपने पास दाईं तरफ होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो अपने पास जो है मेगर है, मेगर में अपने पास जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो कॉइल से मिलता है, ठीक है, क्लियर चीज़। इसमें 2 पोटेंशियल कॉइल होती हैं, 1 करंट कॉइल होती है, ठीक है, क्लियर। ये अपने पास एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो आपको मैंने विद्युत मापक यंत्र वाले जो चैप्टर है वहाँ पढ़ा रखे हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर है वो अपने पास 42 है। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 42 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अगर टर्मिनल्स ए बी पर रखें तो निम्नलिखित में से आकृति ओम मीटर द्वारा मापित प्रतिरोध मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब देखिए ये सभी रेजिस्टेंस इसने क्या कर रखे हैं, 100 ओम के कर रखे हैं। ये 100 ओम है, ये अपने पास 100 ओम है, ये 100 ओम है और ये 100 ओम है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये 100 ओम और 100 ओम दोनों मिलकर अपने पास इसको आधा कर देंगे, कितना कर देंगे, 50 ओम कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, 50 ओम। अब 50 ओम का रेजिस्टेंस भाई ये तो हट ही जाएगा, ये 50 ओम का हो जाएगा, तो 100, 50 और 100 ये हो जाएगा 250। 250 ओम का रेजिस्टेंस किसके पैरेलल आएगा, 100 के आएगा, ठीक है। इसको जोड़ दिया तो ये 350 आ गया, 0 से 0 कट गया, अपने पास ये 5 आ गया, ये आ गया 7, ठीक है। तो ये आ गया 500 अपॉन कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस अपने पास 100 है, क्लियर, कितना है, 100 है, ठीक है। अब 100 वाला अपने पास रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जुड़ेगा, 100 इसके सीरीज में जुड़ेगा, तो यहाँ मैं अगर इसे डिवाइड करूँ तो ये अपने पास आएगा 71.4, तो टोटल अपने पास रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 171.4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर। जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार मार्क करूंगा, यानी कि रेस्पेक्ट वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सम्मान कीजिएगा, अगर नहीं आता तो छोड़ के चलें। पाइप अर्थिंग, द लेंथ ऑफ द पाइप ऑफ द प्लेस टू द अर्थ इज डिसाइडेड बाय। देखिए यहाँ कह रहा है कि जो पाइप अर्थिंग जो हम यूज़ करते हैं, तो ये मान लीजिए पाइप है, इस पाइप की जो अर्थिंग, जब हम अर्थिंग कर रहे हैं इस पाइप में, ठीक है, नॉर्मली आपने इसका व्यास पढ़ लिया होगा कि मैक्सिमम जो इसका डायमीटर होना चाहिए वो 40 mm होना चाहिए, नॉर्मली आप 34 mm लेके चलते हो, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पूछ रहा है, उसकी बात कर रहे हैं अपने पास कि भी ये पूछना क्या चाहता है कि जो ये लेंथ है ना, ये गहराई, ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है बेटा मॉइस्चर पर। किस पर डिपेंड करते हैं, मॉइस्चर, यानी कि जो नमी है ना उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मिट्टी की आर्द्रता पर निर्भर करती है, मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन भी मैं इसको स्टार मार्क करूंगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए जेवरल की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थिंग जो है ये अपने पास जो है प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, और तो प्रोटेक्शन जो है अपने पास वो अच्छे से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पूछा चारकोल एंड साल्ट इज यूज अराउंड द पाइप अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग में देखिए यहाँ इसके आसपास जो अपने पास चारकोल और नमक बिछा दिया जाता है, वो क्यों यूज किया जाता है, डिक्रीज द अर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है। या फिर एक ऑप्शन तो ये है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो अपने पास जो मिट्टी है, मिट्टी जो है, मिट्टी की प्रतिरोधकता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, कि अपने पास रेजिस्टिविटी चेंज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं भी आपको ये स्टार मार्क करूंगा, ठीक है। यहाँ पूछा है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल जो यूज किया जाता है वो अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, क्लियर, ठीक है। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन की रेस्पेक्ट करना जरूरी है बेटा, रेस्पेक्ट नहीं करोगे ना अपने पास, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पास आप पढ़ के नहीं जाते, वो क्वेश्चन आपको स्किप करना होता है। भाई ये क्वेश्चन ऐसे है जैसे हॉल इफेक्ट टंग टेस्टर यूज्ड टू मेजर, ये किसी से नहीं होगा, कोई तुक्का जरूर मार सकता है, बाकी आप स्किप करके चलें, बाकी आपको जिन लोगों को पढ़ाएगा वो कर सकते हैं। तो हॉल इफेक्ट टंग टेस्टर जो होता है अपने पास बेटा करंट दोनों को मेजर करता है, AC और DC दोनों करंट को मेजर करता है, तो राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट अपने पास 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास, ठीक है, क्लियर। यहाँ कह रहा है कि शुद्ध अर्धचालकों अपद्रव्य इसे बढ़ाकर मिलाया जाता है, इम्प्योरिटीज आर एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीज, ठीक है। तो देखिए इम्प्योरिटी जो है ना, अशुद्धता जो मिलाते हैं ना, यानी कि अशुद्धता जो है वो क्यों मिलाते हैं, एक तो प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता को कम करने के लिए,
प्रतिरोध को कम करने के लिए और चालकता को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ देखिए कम करने की तो बात कही नहीं, इसने पूछा है कि बढ़ाने के लिए, तो चालकता अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। घटाने के लिए पूछता तो अपने पास प्रतिरोधकता आंसर आ जाता है। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन है कि जो शुद्ध साइन तरंग है उसके लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू पूछी गई है। शुद्ध साइन, तो देखिए अभी आपको याद हो गई होगी कि जो अपने पास फॉर्म फैक्टर की वैल्यू वो अपने पास क्या होती है, 1.11 होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने पास कितने होती है बेटा, अपने पास से जो अपने पास फॉर्म फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 1.11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। 48 तक हो गया था, 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 का जो क्वेश्चन है वो अपने पास क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, एसी की अपेक्षा डीसी का मुख्य फायदा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डीसी का जो मुख्य फायदा होता है वो अपने पास क्या होता है, इसे स्टोर करना आसान होता है। ठीक है, तो संचयन इजी टू स्टोर। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो अपने पास है इजी टू स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास फिर आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्टार कनेक्शन इज प्रीफर ओवर डेल्टा कनेक्शन इन ए ट्रांसफार्मर ड्यूटी रेशियो। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम स्टार कनेक्शन प्रीफर करते हैं तो हमें जो नंबर चाहिए वो लेस नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा लेस नंबर ऑफ टर्न्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, बी आपके पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जिसका अपने पास गलनांक है वो अपने पास जो ज़्यादा होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, तो देखिए टिन का जो आपको नॉर्मली मालूम होगा 230 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीशे का जो मालूम होगा वो 339 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तांबे का 1086 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो एल्युमिनियम है, ठीक है, इसका जो अपने पास जो टेम्परेचर होता है वो अपने पास 660 के आसपास होता है, 660 या 960 के आसपास। तो हाईएस्ट जो टेम्परेचर होगा वो अपने पास किसका होगा, कॉपर का होगा। तो बी अपने पास राइट आंसर होगा एग्जैक्टली। ठीक है, 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर का तो ये आपको मालूम होगा कि जो वायर गेज है, ठीक है, SWG का फुल फॉर्म जो है अपने पास क्या होता है, लास्ट टाइम पूछा भी गया था, AWG होता है और एक होता है अपने पास SWG। ठीक है, SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, क्लियर चीज। और AWG का होता है अपने पास अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, SWG अपने पास जो चलता है 0 से 36 चलता है। ठीक है, और यहाँ जितना कम SWG होगा उतना ही ज़्यादा डायमीटर होगा, और जितना ज़्यादा डायमीटर होगा करंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है। ठीक है, देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन जो है अपने पास वो क्या कहता है उसकी बात करते हैं। अपने पास
कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। हाईएस्ट कंडक्टिविटी अपने पास किसकी होती है, चांदी की होती है। तो ये क्वेश्चन तो आपको रिमेंबर होगा। तो 54 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है इसमें। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54 वो देखिएगा। 54 में क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप है लिस्ट ऑपरेटिंग लाइफ, ठीक है। तो देखिए सबसे जो कम लाइफ होगी अपने पास वो किसकी होगी यहाँ पर। देखिए एलईडी की जो लाइफ है वो लगभग होती है 35,000 घंटे, ठीक है, 35,000 आवर्स होती है, ठीक है। इसी के आसपास जो अपने पास 24,000 घंटे के आसपास लाइफ जो होती है अपने पास फ्लोरोसेंट लैंप की होती है, ठीक है। सोडियम वेपर जो लैंप है अपने पास उसकी लाइफ जो होती है अपने पास 4,000 घंटे के आसपास होती है, ठीक है। इसी के तरीके से मर्करी वेपर लैंप है उसकी लाइफ भी अपने पास इतनी होती है। तो तीनों में अगर अपने पास कंपेयर करें तो जो सबसे कम लाइफ होगी वो किसकी होगी, मर्करी वेपर लैंप की होगी, ठीक है। क्लियर चीज़, जो राइट आंसर होगा यहाँ पर मर्करी वेपर लैंप होगा, ठीक है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सॉरी, यहाँ मर्करी वेपर लैंप नहीं होगा, ठीक है, यहाँ सोडियम वेपर लैंप होगा, ठीक है। जो लाइफ जो दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ अपने पास कौन सा होगा, सोडियम वेपर लैंप होगा, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। जो लाइफ अपने पास कम होगी वो किसकी होगी, सोडियम वेपर लैंप की होगी, कंपेयर करेंगे जब मर्करी वेपर लैंप के साथ, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास लूमेन जो है, लूमेन इसका एकक है। तो लूमेन जो यूनिट होती है अपने पास, वो लूमेन जो यूनिट होती है वो अपने पास होती है ज्योतीय फ्लक्स की, ठीक है। तो लूमेन जो अपने पास यूनिट है, मैं इसका भी थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तब क्वेश्चन दिखेगा आपको, ठीक है। लूमेन जो अपने पास इकाई होती है वो अपने पास होती है ज्योतीय फ्लक्स की, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ज्योतीय फ्लक्स होगा। तो आवर्ती की जो इकाई वो तो आप जानते हो हर्ट्ज होती है, ठीक है। प्रकाश तरंग की जो अपने पास इकाई होती है वो एंगस्ट्रॉन होती है। प्रकाश जो अपने पास लुमिनस इंटेंसिटी है इसके अपने पास जो है वो कैंडला होती है, ये आपको मालूम है। तो ज्योतीय फ्लक्स की क्या होती है, लूमेन होती है। तो चारों ऑप्शन आपके पास एक्सप्लेन कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 56 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए अपने पास। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, उच्च दाब मर्करी वेपर लैंप निम्नलिखित में से मुख्य इलेक्ट्रोड होता है। मुख्य इलेक्ट्रोड इसमें होता है बेटा टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। जो मेन इलेक्ट्रोड है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है कभी अपने पास थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और कभी काफ़ी आसान होता है। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, आसान क्वेश्चन को छोड़िए मत, ठीक है। और जो हार्ड क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा सम्मान कीजिए, अगर आपको आता है तो कीजिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। नेगेटिव मार्किंग है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, ठीक है। 57 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो डायोड सामना बिना भंग के उत्क्रम दिशा में अधिकतम वोल्टेजता सहन करता है उसे कहते हैं, ठीक है। देखिए रिवर्स बायस में जो अधिकतम वोल्टेज अपने पास वो सहन करता है उसे बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, शीर्ष व्युत्क्रम वोल्टता भी कहते हैं इसे। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 58 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अपने पास क्या कहता है, 58 नंबर का जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गुणधर्म पीएन जंक्शन डायोड को दिष्टकारी कार्य की अनुमति देता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो अच्छी श्रेणी का है। तो यहाँ अपने पास क्या है कि जिसके फॉरवर्ड और बायस रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, यही इसे अपने पास क्या है कि रेक्टिफायर का कार्य करने में सुगम बनाती हैं, ठीक है। 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं वो क्या कहता है। 59 नंबर का क्वेश्चन यहाँ दे रखा है जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल अपने पास होता है। तो देखिए जर्मेनियम के लिए अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल की बात करें तो वर्जित ऊर्जा अंतराल जर्मेनियम के लिए जो होता है वो नॉर्मली 0.72 से लेकर 0.78 के बीच में होता है। ये अपने पास क्या होता है, शून्य ताप पर होता है, ये अपने पास कमरे के ताप पर होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास सी हो जाएगा। क्लियर चीज़, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास। 60 नंबर का क्वेश्चन जो है हमेशा एक सामान्य संग्राही विन्यास, ठीक है, सामान्य संग्राही विन्यास, ठीक है, विल बी बहुत भारपूर्ण अंतिम अवस्था है, इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा सीसी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा रही है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो देखिए ये यूज़ किया जाता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम पावर रिक्वायर्ड होती है बेटा, क्या होती है, मैक्सिमम पावर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। क्लियर चीज़। और दूसरा अपने पास क्या है कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस तो हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। इसलिए अपने पास सीसी कॉन्फ़िगरेशन अपने पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है जो बिना इनपुट के भी आपको क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा प्रोवाइड द इम्पीडेंस मैचिंग एंड प्रतिबाधा मेल मिलाओ। तो ये था अपने पास इसरो का
2019 का पेपर जो कम्प्लीटली आपको सॉल्व करवा दिया है। तो काफ़ी मॉडरेट पेपर रहा था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे अपने पास। तो इसी टाइप के यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जेवीएल में भी आ सकते हैं। तो अच्छे से पेपर का सॉल्यूशन देखिए और आप यहाँ देखिएगा कि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके कितने मार्क्स आए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने यार दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके पास अगले पेपर आपको अवेलेबल हो पाए, ठीक है। और दूसरा देखिएगा, आपके कमेंट करने से और वीडियो को लाइक और डिसलाइक करने से टीचर का जो है आत्मविश्वास बढ़ता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो कमेंट आप कर देना। ओके, थैंक यू।